हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 12 इंग्लिश के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के, ठीक है, जो आपका 12th इंग्लिश ग्रामर है उसके उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक नहीं, दो टॉपिक नहीं, पूरे 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। पूरे YouTube पर आपको इस प्रकार का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए स्पेशल वीडियोस लाता हूं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप इंग्लिश में 95% प्लस मार्क अचीव कर सकें। ठीक है, यही हमारा टारगेट है। तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं उसको आपको नोट करते हुए चलना है। मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताता हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले ये समझिए। सबसे पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंग्लिश में उतना अच्छा मार्क आपका आएगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इसको नोट करते हुए चलना है एक एक चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। जितना ज्यादा लाइक आएगा वैसे मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्लियरली हमारा आएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको पहले भी वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं इस प्रकार का। इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच ऐसे दिया रहेगा जैसे ये दिया है। ठीक है, इसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, कुछ रूल्स भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, रूल्स कुछ मैंने आपको पढ़ाया, अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन समझिए, समझने से सब समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला, हिज मदर सेड द सन इज वेरी हॉट। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कौन सा टेंस है। तो देखिए इसमें टेंस कोई नहीं है, इसमें इज आर एम यूज किया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका हिंदी निकालिए। हिज मदर सैड, उसकी माता जी ने कहा। ठीक है, द सन इज वेरी हॉट, यानी कि सूर्य बहुत गर्म है। अब एक बात बताइए, सूर्य बहुत गर्म है, क्या ये सत्य है? हाँ ये सत्य है। ठीक है, ये ऐतिहासिक तथ्य है, तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां पर इज लगा है, वैसे तो वाज हो जाना चाहिए इनडायरेक्ट में, लेकिन हमें नहीं करना है क्योंकि जो चीजें सदा सत्य रहने वाली बातें हैं उनके टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। अगर यहां पर होता द सन सेट्स इन द वेस्ट, तब भी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना होता। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तब भी आप यहां पर कोई परिवर्तन नहीं करते क्योंकि ये सब चीजें सत्य हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम हिज मदर, हिज मदर। ठीक है, हिज मदर। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, और फिर से मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर लिखेंगे आप हिज मदर। ठीक है, अब आपको सैड का सैड ही रहने देना है क्योंकि सैड टू नहीं है तो हम सैड को सैड ही रहने देंगे। ठीक है, बीच में हम क्या लगाएंगे बताइए, कंजक्शन डैट का यूज करते हैं। ठीक है, सभी को पता है। अब देखिए लिखेंगे द सन, द सन इज वेरी हॉट, वेरी हॉट। ठीक है, तो यहां पर आपको इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बातें हैं। अगर यहां पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आ जाता तब भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। जो चीजें रियल हैं, ठीक है, तो उसको उसमें आपको चेंजेस नहीं करना। तो इस प्रकार से आप केवल डैट लगा देंगे बीच में, ये आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। अब दूसरा वाला आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना। देखिए सी सैड टू सीता, उसने सीता से कहा डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलती हो। तो उसने सीता से कहा क्या तुम हॉकी खेलती हो। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि सिंपल है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव में है क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो डू है वो पहले आ गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल है, यहां पर हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करेंगे या फिर आप इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे इरेज। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पर सी, सैड टू के स्थान पर लिखेंगे आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड का चाहे आप यूज कीजिए, चाहे एक और चीज है मैं साइड में लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए एक और आप यूज कर सकते हैं आस्क के स्थान पर इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, क्या लिख सकते हैं,
देखिए ये भी आप यूज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। तो आस्क्ड के स्थान पर आप इसका यूज भी कर सकते हैं, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। तो सी आस्क्ड सीता, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो हमने दैट लगाया था क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच सिंपल था, लेकिन ये आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव में हम बीच में इफ या वेदर लगाते हैं, चाहे आप इफ लगा दीजिए और चाहे ये लगा दीजिए। देखिए साइड में मैं लिख देता हूं वेदर, इस प्रकार से WHETHER, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव में हो तो साइड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखेंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे तो इफ या वेदर हम लगाएंगे, ठीक है। यहां पर हम डैट लगाते हैं सिंपल में। अब आपको इफ लगाने के बाद पहले सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लिखना, पहले सब्जेक्ट। तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सीता से, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में परिवर्तन नहीं होता। तो ये सन वाला ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखिए यहां पर लिखेंगे यू सीता से बदलेगा, सीता क्या है, फीमेल है, फीमेल के लिए हम सी का यूज करेंगे, ठीक है। तो सी लिखेंगे। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये कौन सा टेंस है, डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलती हो। तो ता है, ती है, ते हैं, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसमें इंट्रोगेटिव में डू आगे लगा हुआ है, तो इसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सी डू यू प्ले, ठीक है। अब यहां पर सी लिखेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेते हैं। देखिए प्ले का सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो सी प्लेयड, ठीक है। और हॉकी को हॉकी ही रहने देंगे, हॉकी, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव में है तो हम इफ का बीच में यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टेंस के अनुसार परिवर्तन कर देंगे। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, इसको इंट्रोगेटिव में मैंने बदला तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लेते हैं, तो इतना चीजें याद रखना है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको, दोनों बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, वो भी किस में आपको बनाना है, जो ब्रैकेट में दिया गया है, ठीक है। जैसे देखिए रामू, और इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे आप ऊपर जो दिया गया है दो सेंटेंस, उसको जब आप ऐड करके एक सेंटेंस बनाए तो मीनिंग सेम रहना चाहिए, जो ऊपर कहा गया वही नीचे भी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया। ही मेट हिज फ्रेंड देयर, वह वहां अपने मित्र से मिला, ठीक है। तो यहां पर दो सेंटेंस है, एक आपका ये हो गया, ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा है, और एक आपका ये हो गया, दो सेंटेंस है। अब इन दोनों को जोड़कर हमें एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कंपाउंड सेंटेंस, जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी में आपको परिवर्तित करना है। तो इसको करेंगे अब हम, ठीक है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रामू वेंट टू कानपुर, और बीच में लगाएंगे हम एंड, ठीक है, एंड लगा देंगे, एंड, ठीक है। मेट, यहां पर ही नहीं यूज करेंगे क्योंकि ही रामू के लिए ही यूज किया गया था, तो एंड लगाएंगे तो डायरेक्ट मेट लिख देंगे, ठीक है। मेट हिज फ्रेंड डियर, ठीक है, मेट हिज फ्रेंड डियर, ठीक है। तो देखिए मीनिंग सेम है, रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया, एंड और मेट हिज फ्रेंड डियर, वहां वह अपने मित्र से मिला। तो रामू कानपुर गया और वहां वह अपने मित्र से मिला, ठीक है। तो ऊपर जो कहा गया है वही नीचे भी कहा गया है, दोनों का मीनिंग सेम है, बट यहां पर मैंने एंड लगाकर इसको जोड़ दिया और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट भी हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। तो ये क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आप समझिए, क्योंकि आपको इंग्लिश में 90 to 95% लाना है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसको भी हम देखते हैं क्या है, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आई लिव एन एयरी हाउस। एयरी हाउस का मतलब हवादार घर, ठीक है। मैं हवादार घर में रहता हूं जिसमें हवा आता जाता है प्रॉपर, ठीक है। इट इज डबल स्टोरेड, यह 2 मंजिला है। तो मैं हवादार घर में रहता हूं, मैं नहीं मतलब ये सेंटेंस है, ठीक है। तो मैं हवादार घर में रहता हूं, यह 2 मंजिला है। डबल स्टोरेड का मतलब 2 मंजिला, ठीक है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको हमें एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे आई लिव
एन एयरी हाउस, एन एयरी हाउस, ठीक है। बीच में हम लगा देंगे व्हिच, ठीक है। इट लगाने की हमें जरूरत नहीं है, व्हिच इज डबल स्टोरेड, यहां पर मैं लिख देता हूं डबल स्टोरेड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आई लिव एन एयरी हाउस, मैं एक हवादार घर में रहता हूं, व्हिच जो इज डबल स्टोरेज, 2 मंजिला है। तो मैं एक हवादार घर में रहता हूं जो 2 मंजिला है, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, मैंने बीच में व्हिच लगा दिया, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया और आपका टेंस भी बन चुका है, ठीक है। तो हमने यहां पर 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस हमें बनाना होता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में, ठीक है। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये टॉपिक भी समझ में आ गया। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, परिवर्तन करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, उसको स्थानांतरित करना या परिवर्तित करना, इसका मतलब क्या होगा। देखिए सिंपल है, जैसे 5वां क्वेश्चन है द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, अब ब्रेकर में लिखा है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, इसमें भी वही चीजें हैं, आपको जो ब्रेकर में दिया गया उसी में बनाना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। जैसे नीचे भी दिया गया हाउ फाइन इज द वेदर, कितना अच्छा मौसम है, ठीक है, कितना अच्छा मौसम है। तो आप लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसको आखिर आप ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। तो देखिए द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल्स, यानी कि लड़के नॉवेल्स पढ़ रहे थे। नॉवेल का मतलब क्या होता है, उपन्यास, ठीक है। तो देखिए पैसिव वॉइस में इसे आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये कौन सा टेंस है, द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल, बियर और प्लस आईएनजी, ठीक है। तो ये आपका है कौन सा, रीड में वर्ब में आईएनजी है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और किसी भी टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर अदर वर्ड, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट जोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या है, देखिए द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल्स, लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, उपन्यास। क्या का प्रश्न करने पर आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन पढ़ रहा था, लड़के पढ़ रहे थे, ठीक है। कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो चूंकि पैसिव वॉइस में हमें पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है तो हम यहाँ पर पहले नॉवेल्स लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पर कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा वो देखिए, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, देखते हैं। तो देखिए इसको बनाएंगे, पहले हम नॉवेल्स लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नॉवेल्स लिखा हमने, नॉवेल्स, ठीक है। अब हम लगाएंगे वियर, वियर आपका ऐसे ही रहेगा, लेकिन वियर के साथ पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो बीइंग लग जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में वियर के साथ आपको क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है, ठीक है। अगर वाज होगा तो वाज के साथ भी बीइंग लगा देना है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। नॉवेल्स वियर बीइंग। अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीडिंग है। अब चूंकि ये आईएनजी है लेकिन आपको थर्ड फॉर्म लिखना होगा, पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, सेकेंड फॉर्म भी रीड होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे नॉवेल्स वियर बीइंग रीड, ठीक है। अब बाय लगाकर हम लिख देंगे सब्जेक्ट, बाय द बॉयज, बाय द बॉयज, ठीक है। सब्जेक्ट को हम बाय लगाकर ऐड कर देते हैं, बस ये आपका पैसिव वॉइस बन चुका है। कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कुछ भी उसमें नहीं है, ठीक है, सिंपल तरीके से। 6 नंबर देखिए, हाउ फाइन इज द वेदर इज, कितना अच्छा मौसम है। इसको आपको असर्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपका हाउ फाइन इज द वेदर इज, ठीक है। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस में समझ लीजिए है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका एक्सक्लेमेटरी समझ लीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे हम असर्टिव में, तो देखिए लिखेंगे द वेदर, पहले हम वेदर लिखेंगे, ठीक है। द वेदर इज, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इज रियली वेरी फाइन, वेरी फाइन, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस में, द वेदर इज रियली वेरी फाइन। तो जो मौसम है, कितना अच्छा मौसम है, क्या अच्छा है मौसम, तो पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे द वेदर इज रियली वेरी फाइन, ठीक है। द वेदर इज रियली वेरी फाइन, इस प्रकार से हम बना देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे असर्टिव में, ठीक है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल से है, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपने रूल्स अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, चौथा टॉपिक, वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंस है। जैसे आप हिंदी में वाक्य संशोधन पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब सेंटेंस में कुछ गलतियां उसको आपको सही करके लिखना है। जैसे देखिए, ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, आई लाइक वेजिटेबल्स। देखिए यहाँ पर वेजिटेबल था, ठीक है, क्वेश्चन पहले गलत रहेगा, उसको आपको सही करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग में दिक्कत हो गई, तो आई लाइक वेजिटेबल, मैं सब्जियां पसंद करता हूं, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है? देखिए यहां पर लिखना है आपको आई लाइक वेजिटेबल्स, ठीक है। तो वेजिटेबल्स यहां पर पहले से लिखा था, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि कुछ गलतियां रहेंगी, उसको आपको सही करना होगा। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, आई लाइक वेजिटेबल, लेकिन मैं सब्जियां पसंद करता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिख देना, आई लाइक वेजिटेबल्स, क्योंकि वेजिटेबल केवल आपको कभी नहीं लिखना है, वेजिटेबल्स लिखना है, ठीक है, सब्जियों का। समझ में आया? तो वेजिटेबल्स कर दीजिएगा, यहां पर वेजिटेबल रहेगा, वेजिटेबल्स करना है। तो थोड़ी बहुत गलतियां रहेंगी, वो आपको सही करना। जैसे देखिए ये वाला, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। इसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं। देखिए सन के आगे हम दा लगाएंगे, सभी को पता है द सन, ठीक है, द सन। अब फिर लिखेंगे राइजेज, अब इन, फिर दा लगाएंगे, वेस्ट ईस्ट से पहले भी हम दा लगाएंगे, इन द ईस्ट, ठीक है, एंड लगाएंगे, सेट्स हम लिखेंगे, एंड सेट्स इन के बाद फिर दा लगाएंगे, वेस्ट से पहले दा रहेगा, ठीक है, इन द वेस्ट। अब ये आपका सही है। देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सन से पहले दा लगाना है, ईस्ट से पहले दा लगाना है और वेस्ट से पहले दा लगाना है, ठीक है। सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही आपको कुछ गलतियां होंगी, उसको सही करके लिखना होगा। अलग अलग टॉपिक्स के भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए बना दूंगा। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा टॉपिक भी समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि 5वां टॉपिक जो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो विपरीत अर्थ रखते हो एक दूसरे के। जैसे काला सफेद एक दूसरे के विपरीत हैं, ईमानदार बेईमान, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं। वैसे ही यहां पर भी पूछा जाएगा। देखिए 9 नंबर है इनक्रीज। इनक्रीज का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ोतरी, ठीक है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कमी, डिक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज का एंटोनिम हो जाएगा डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होगा कमी। तो इंक्रीज का मतलब वृद्धि या बढ़ना, डिक्रीज का मतलब कमी या घटना, ठीक है। इसका मैं लिख देता हूं वृद्धि, आप लिख सकते हैं वृद्धि, ठीक है। और इसका लिख सकते हैं आप कमी। क्या लिख सकते हैं? कमी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, ठीक है, वृद्धि और कमी। किसी के यहाँ वृद्धि हो रही है, किसी के यहाँ कमी हो रही है, तो वो दिक्कत है, ठीक है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। 10 नंबर देखिए एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, कोई चीज पर्याप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे पर्याप्त। तो इसका हो जाएगा इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है। तो एम्पल का मतलब पर्याप्त, इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त। पर्याप्त का मतलब कोई चीज पर्याप्त हो, इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त, जो पर्याप्त ना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं है, 0 बटा, ठीक है। 11 नंबर देखिए डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब चिंता भी होता है, ठीक है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है चिंता या कष्ट, ठीक है। संकट आप लिख सकते हैं या कष्ट लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है चिंता या कष्ट, ठीक है। इसका हो जाएगा कंफर्ट। इसका एंटोनिम हो जाएगा कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम, ठीक है। कंफर्ट का मतलब आराम। तो देखिए डिस्ट्रेस का मतलब होता है चिंता या कष्ट, कंफर्ट का मतलब होता है आराम, ठीक है। एक दूसरे के क्या है? विपरीतार्थक शब्द है। तो ऐसे ही आपको लिखना होता है एंटोनिम। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया? आई होप कि आपको सब समझ में आ चुका होगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 6 नंबर टॉपिक है वो है सिनोनिम्स। जैसे एंटोनिम्स का मतलब होता था विपरीतार्थक शब्द, वैसे सिनोनिम्स का मतलब होगा समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हों। वर्ड तो अलग अलग होंगे, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे चलिए देखते हैं, ठीक है, सिंपल है। 12 नंबर है कंसील। कंसील का मतलब होता है कोई चीज छिपाना, ठीक है। कंसील का मतलब होता है छिपाना, ठीक है।
तो स्टूडेंट बताइए हाइड का मतलब क्या होता है? हाइड का मतलब भी होता है छिपाना, ठीक है। हाइड भी आप लिख सकते हैं, एक और आप लिख सकते हैं वेल, VEIL, वेल का मतलब भी होता है छिपाना। तो कंसील का मतलब छिपाना, हाइड और वेल का मतलब भी छिपाना। तो देखिए मीनिंग सबके सेम है लेकिन वर्ड अलग अलग है, यानी कि ये क्या है? सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द है, समान अर्थ रखते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए हमारा 13 नंबर है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? एडमायर। एडमायर का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, ठीक है। तो एडमायर का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, कोई आपका एडमायर करे, प्रशंसा करे, ठीक है। तो दोनों का मतलब प्रशंसा करना ही होता है, बस वर्ड अलग अलग है, ठीक है। वही आपको लिखना है। 14 नंबर देखिए इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध, कोई चीज प्रसिद्ध हो, ठीक है, फेमस हो। तो इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? फेमस का मतलब क्या होता है? फेमस, फेमस का मतलब भी होता है प्रसिद्ध, ठीक है। या एक और आप लिख सकते हैं इमिनेंट, इमिनेंट, ठीक है। इमिनेंट का मतलब भी होता है प्रसिद्ध। तो इलस्ट्रियस का मतलब भी प्रसिद्ध, फेमस और इमिनेंट का मतलब भी होता है प्रसिद्ध, ठीक है। दोनों के अर्थ सेम सेम है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो ये होंगे समानार्थी शब्द, नोट कर लीजिए आप लोग चाहें तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक क्या है। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होगा हिंदी में? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। समझ में आ? जैसे देखिए 15 नंबर देखिए, ये पर्सन इज नॉट मैरिड, यानी कि वह व्यक्ति जिसका विवाह ना हुआ हो, उसे हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? अविवाहित पुरुष। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बैचलर। बैचलर का मतलब कुंवारा, ठीक है। तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम एक वर्ड में कहेंगे बैचलर, ठीक है। तो देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये पर्सन इज नॉट मैरिड, यानी कि वह व्यक्ति जिसकी शादी ना हुई हो उसे हम लोग कहते हैं बैचलर। बैचलर, बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, ठीक है। तो या आप लिख सकते हैं अविवाहित पुरुष जिसका विवाह ना हुआ हो, ठीक है, सिंपल है। ऐसे देखिए 16 नंबर, व्हिच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके, उसे हम इंग्लिश में एक वर्ड में क्या कहेंगे? जिसको सुना ना जा सके, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अविश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम कहेंगे विश्वसनीय। लेकिन जिसे सुना ना जा सके उससे हम कहेंगे इनऑडिबल, इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना ना जा सके, ठीक है, जो सुनाई ना दे, इनऑडिबल, ठीक है। अच्छा 16 नंबर देखिए, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि किसी के जीवन का इतिहास, किसी जैसे मेरे जीवन का इतिहास कोई दूसरा लिखे, ठीक है। क्या है ये? लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास, रिटन बाय समवन एल्स, जो दूसरों के द्वारा लिखा गया हो, यानी कि दूसरों के द्वारा लिखा गया एक व्यक्ति का जीवन इतिहास, उसे हम लोग कहते हैं बायोग्राफी। जीवन परिचय जैसे आप पढ़ते हैं जीवनी, ठीक है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक वर्ड में बायोग्राफी। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बायोग्राफी का स्पेलिंग बताइए, BIOGRAPHY, ठीक है, बायोग्राफी, ठीक है, सिंपल है। तो ये होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जब भी आप पढ़ें रिलैक्स होकर पढ़ें, कॉपी पेन लेकर पढ़ें, सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में? देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है इस वीडियो में। हमने पढ़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और हमने पढ़ डाला क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में। यूं चुटकियों में हमने सभी क्वेश्चन को पढ़ लिया और आप लोग को समझ में भी आ गया, ठीक है। तो वीडियो आप अच्छे से देखें, क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वो आएंगे ही आएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के बीच रिलेशन है। तो ये था पूरा आपका 12th इंग्लिश ग्रामर का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों को अच्छा लगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।